नमस्कार दोस्तों, क्लॉक मी चैनल पर आपका स्वागत है। कल हम भू अभिनेत्री की संकल्पनाएं पढ़ रहे थे। आज उसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, आगे का पार्ट पढ़ेंगे। उसमें हम भू अभिनेत्री के विकास की अवस्थाएं पढ़ने वाले हैं। भू अभिनेत्री के विकास की अवस्थाएं पढ़ने वाले हैं। भू अभिनेत्री के विकास की अवस्थाएं। भू अभिनेत्री के विकास की अवस्थाएं क्या क्या है? सबसे पहला है भू अभिनेत्री भू अभिनति अवस्था। इसको हम अगर भू अभिनति के विकास की अवस्थाओं को हम समझना चाहें तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो भू अभिनति है और इसमें क्या हो गया, ये बन गया। अब ये हो गया, इसमें अब ये तलछट के जमाव की वजह से नीचे घुस गया, यहां चला गया, ये इधर, ये नीचे चला गया, घुस गया। लेकिन ये साइड वाला तो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये दबाव भी पड़ रहा है, इधर प्रेशर पड़ता जा रहा है, पड़ता जा रहा है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो है वो नीचे दसा हुआ पार्ट है वो ऐसे फोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे फोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये फोल्ड्स इसमें पड़ जाएंगे, इन फोल्ड्स के बाद में क्या होगा, ये और ऊंचा होता चला जाएगा, ऐसा ऊंचा होता चला जाएगा और फिर ये पर्वत बन जाएगा, उसमें वही अपर्दन चक्र शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से भू अभिनति जो होती है उसके विकास की अवस्थाएं हमें देखनी है, विकास की अवस्थाएं देखनी है। तो सबसे पहले हम देख चुके हैं भू अभिनति अवस्था। भू अभिनति अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था की सबसे बड़ी ये है कि जो ये अवस्था रहती है इसमें जो भू अभिनति होती है वो भू अभिनति दशाओं में आती है। किस में आती है? दशाओं में आती है। दशाओं की प्रक्रिया में आती है ये भू अभिनति। ये भू अभिनति है और इसमें ये क्या जमा हो गया, ये तलछट जमा हो गया, ये तलछट जमा हो गया, ये तलछट जमा हो गया। और ये भू अभिनति है, पहले से इस आकार में थी और ये इसमें हो गया। अब ये क्या करेगी, ये और नीचे धसेगी और नीचे धसेगी, तो इस तरह से ये भू अभिनति ही विकसित होगी। क्या होगी? भू अभिनति विकसित होगी, अभिनति विकसित होगी। इस अवस्था में भू अभिनति विकसित होती है। भू अभिनति अवस्था है तो ऐसे भू अभिनति ये दशा हो गया, प्रॉपर भू अभिनति ही बन रही है। इसमें फोल्ड्स वगैरह पर्वत निर्माण की स्थिति शुरू नहीं हुई, ये प्रारंभिक अवस्था है। भू अभिनति की ये प्रारंभिक अवस्था है, इसलिए इसको भू अभिनति अवस्था कहते हैं। अब दूसरी अवस्था, हम इसके बाद हम दूसरी अवस्था पढ़ेंगे, जिस दूसरी अवस्था का नाम है पर्वत निर्माण की अवस्था। भू अभिनति की दूसरी अवस्था है उसका नाम है पर्वत निर्माण की अवस्था। पर्वत निर्माण की अवस्था, पर्वत निर्माण की अवस्था। जो पर्वत निर्माण की अवस्था है इसमें जो अपनी पुरानी भू अभिनति है, जो तलछट के जमाव के कारण इसमें जो दशाव हो गया था, इस दशाव के कारण ऐसे हो गए, इसमें ऐसे फोल्ड बनेंगे। कैसे फोल्ड बनेंगे? इसमें ऐसे फोल्ड बनेंगे, ऐसे फोल्ड बन जाएंगे। ये फोल्ड किस लिए बनेंगे? क्योंकि इधर से दबाव आएगा, इधर से दबाव आएगा। इस अवस्था में पर्वत निर्माण की अवस्था होगी।
लेकिन जब ये दबाव है और ज्यादा हो जाएगा तो ये दबाव जो ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या करेगा, दबाव की वजह से उठना शुरू हो जाएगा, उठना शुरू हो जाएगा। ये प्रेशर की वजह से ये जो पहले से भू-अभिनति था ये उठना शुरू हो जाएगा। यहां से दबाव पड़ेगा, यहां से दबाव पड़ेगा तो ये ऊपर उठना शुरू हो जाएगा, ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। ऊपर उठने की वजह से क्या निर्माण होगा, पर्वत का निर्माण होगा। ऊपर उठने की वजह से पर्वत का निर्माण होगा और फिर और ऊपर उठेगा, फिर और ऊपर उठेगा। इस तरह से ये पर्वत निर्माण की अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। जो भू-अभिनति है वो पर्वत निर्माण की, भू-अभिनति इसमें अभिनतियां फिर भी रहेंगी, ये वाला पार्ट फिर भी अभिनति रहेगा, लेकिन इसमें छोटे छोटे अभिनति बन जाएंगे क्योंकि ये बीच में फोल्ड होने की वजह से, वलन पड़ने की वजह से ये ऊपर उठा है। इसलिए दोस्तों इसको पर्वत निर्माण की अवस्था कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, इसको नेक्स्ट को हम देख रहे हैं, ये विकास की अवस्था है, विकास की अवस्था। ये जो भू-अभिनति है पर्वत निर्माण की अवस्था है, इसमें जो गहराई में ज्यादा धंसने के बाद में नीचे ज्यादा गहराई में चला जाता है तो वो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है, और मैग्मा में कन्वर्ट होने की वजह से ज्वालामुखी आता है, ज्वालामुखी आता है। मैग्मा में कन्वर्ट होने की वजह से ज्वालामुखी का निर्माण होता है। ये इस दूसरे वाले का एक पार्ट है। विकास की जो अवस्था है, इस विकास की अवस्था में पर्वत बन गए, रेडी हो गए पर्वत। अब ये पर्वत है, ये भू-अभिनतियां हैं, ये भू-अभिनति है, इसमें स्थल रूप बनना शुरू हो जाता है, स्थल रूप बनना शुरू हो जाता है। पहाड़ में कटाव हो गया, यहाँ घाटी बन जाएगी, फिर गार बन जाएगा, इस तरह इनमें स्थल रूप बनना शुरू हो जाता है। और ये विकास की आगे की स्टेज है, मतलब भू-अभिनति की तीसरी अवस्था होती है। भू-अभिनति को हम आखिरी स्टेज भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें भू-अभिनति ऊपर जाती है और ऐसे इससे क्या उत्पन्न होता है, पर्वत का निर्माण होता है। पर्वत निर्माण की आखिरी अवस्था, आखिरी अवस्था भी कह सकते हैं हम इसे। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें अपर्दन भी शुरू रहता है, अपर्दन भी होगा और साथ में ये प्रेशर की वजह से ऊपर भी उठता रहता है। जैसे हमारा हिमालय ऊपर उठ भी रहा है और उसमें अपर्दन भी हो रहा है, ऊपर भी उठ रहा है और उसमें अपर्दन भी हो रहा है। अब दोस्तों अपन अपर्दन को देखेंगे। किसको देखेंगे, अपर्दन को। अपर्दन क्या है, अब अपन अपर्दन को देखेंगे। इसको देख लो, भू-अभिनति अपना खत्म हो गया इसके साथ ही, और इसमें अपन नेट ट्यूटर जो बुक है, इससे आपको नेट ट्यूटर बुक जो अरिहंत नेट ट्यूटर बुक है वो पूरी तरह समराइज मिलेगी। इसमें आप देखेंगे तो आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पूरी नेट ट्यूटर बुक समराइज मिलेगी इसमें। दूसरा ये है, अपन पढ़ रहे हैं अपर्दन चक्र, अपर्दन। सबसे पहले तो अपन अपर्दन को देख लेते हैं, अपर्दन क्या होता है। अपर्दन, अपर्दन किसी स्थल रूप के, किसी स्थल रूप के टूटने, चटकने, टूटने, बाह्य बलों से घटाव
फिर उसका परिवहन, आपस में घर्षण की वजह से टूटने, आपस में घर्षण की वजह से टूटने के कारण उत्पन्न प्रक्रिया को अपरदन कहते हैं। इसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि भाई उसमें जो अपरदन होता है ना, उसमें केवल कटाव ही नहीं होता है, अपरदन में परिवहन भी शामिल होता है। ये यहाँ है चट्टान और इसका यहाँ से टूटना, बाह्य बलों की वजह से टूटना ही नहीं है इसमें शामिल, इसमें परिवहन भी शामिल है। ये यहाँ से यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, परिवहन भी शामिल है। और परिवहन के साथ में इनका आपस में सन्निकर्षण भी शामिल है, आपस में सन्निकर्षण भी शामिल है। आपस में सन्निकर्षण भी शामिल है, इसमें आपस में सन्निकर्षण भी शामिल है। तो इस तरह से अपरदन को हम देख सकते हैं कि अपरदन जो है वो एक प्रक्रम और एक प्रक्रिया है जिसमें परिवहन, उसका कटाव और उसका आपस में सन्निकर्षण शामिल है। अब इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्या है, अपरदन चक्र। अपरदन चक्र क्या होता है? अपरदन चक्र की अवधारणा सबसे पहले, अवधारणा, ये क्वेश्चन बहुत बार बार आता है, जेम्स हटन ने दी थी। किसने दी थी? जेम्स हटन ने। अपरदन चक्र की अवधारणा जेम्स हटन ने दी थी। अपरदन चक्र की अवधारणा जेम्स हटन ने दी थी, ये याद रखना। उसने बताया था, क्या बताया था? वर्तमान भूत की कुंजी है। इसको आप याद रख लो, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। वर्तमान भूत की कुंजी है, किसके द्वारा दिया गया? जेम्स हटन के द्वारा। वर्तमान भूत की कुंजी है, किसके द्वारा दिया गया? जेम्स हटन के द्वारा। याद कर लो, इसको रट लो। इन्होंने कहा न आदि का पता, न आदि का पता है और न अंत की आशा। अंत की आशा। इन्होंने ये भी कहा कि न आदि का पता है न अंत की आशा। मतलब जेम्स हटन ने जो कहा न आदि का पता है न अंत की आशा, इसका मतलब ये है कि हटन महोदय कहना चाह रहे हैं कि हमारे ये भूक्रम में ये जो धरातल की स्थलाकृतियां हैं, ये स्थलाकृतियां, जो धरातल की स्थलाकृतियां हैं, ये स्थलाकृतियां एक लंबे भू समय के चक्र की अवस्थाएं हैं, ना कि ये ऐसे बहुत रिसेंटली हुई प्रक्रिया नहीं है। ये बहुत लंबी है। ये कहना चाहते हैं कि हमें तो न तो आदि का पता है, हमें भूत का पता ही नहीं है, और ये कह रहे हैं कि न अंत की आशा, और इसका अंत हो जाएगा, इसकी कोई आशा नहीं है कि इस भूक्रम का, इस स्थल रूप का कोई अंत हो जाएगा। ये किसी न किसी अवस्था में बाद में भी पाए जाएंगे। तो ये जेम्स हटन महोदय ने कहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। जेम्स हटन महोदय ने कहा है और ये एक बहुत बड़ी बात है। ये दोनों परिभाषाएं आप, ये जो डेफिनेशन है ये आप ये नोट कर लो, लिख लो इसको। इसके बाद में हम अपरदन चक्र के बारे में देखेंगे। अपरदन चक्र जो है, इसमें हम डेविस का अपरदन चक्र देख रहे हैं। किसका देख रहे हैं हम अपरदन चक्र? डेविस का अपरदन चक्र। डेविस का अपरदन चक्र। डेविस महोदय जो हैं, इन्होंने अपरदन चक्र को डेफिनेशन
के द्वारा भी समझाया है और इन्होंने अपवर्तन चक्र के लिए कहा है। डेविस महोदय ने कहा है कि प्रक्रम है, जो प्रक्रम है नहीं स्थलाकृति है, स्थलाकृति है, ये स्थलाकृति अवस्था प्रक्रम व अवधि का प्रतिफल है, अवधि का प्रतिफल है। अवस्था मतलब हर एक अपवर्तन चक्र की एक अवस्था है। और दूसरा इसको त्रिपुट कहते हैं, इसको डेविस का त्रिपुट कहते हैं। डेविस का त्रिकूट कहते हैं इसको डेविस का त्रिकूट कहते हैं। स्थलाकृति प्रक्रम अवधि अवस्था तीनों का प्रतिफल है। कोई भी स्थलाकृति है, कोई भी स्थलाकृति है, ये मान लो स्थलाकृति है, इसकी पहली अवस्था में ये विकसित हुई है, दूसरी अवस्था में इसमें अपवर्तन शुरू हो गया और तीसरी अवस्था में ये संप्राय मैदान में कन्वर्ट हो गए। तीसरी अवस्था में ये संप्राय मैदान में प्रकट हो गए। ठीक है, तो अब इसमें हम जो देख रहे हैं, इसमें क्या देखेंगे कि इसकी संरचना जो होती है ना, वो संरचना, इसको मिटा देता हूं, ये जो स्थलाकृति विकसित हो रही है, तो सबसे महत्वपूर्ण तो इसका हो गया संरचना, जिसको हम उसको उसकी जो संरचना जो होती है, उसको संरचना, इस संरचना में ये किस किस चट्टानों से बनी है, किन किन चीजों से बनी है, वो इसको हम शामिल करेंगे। और ये इसके थ्रू शामिल करेंगे तो ये इससे क्या बनेगी, इसकी अवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लो आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान की ये बनी है, तो ये इसमें फोल्ड बहुत कम होंगे। परतदार चट्टानों से बना है, हल्की चट्टानों से बना है, तो और फोल्ड अच्छे से हो जाएंगे इसमें। इस तरह से ये जो है संरचना, अवस्था और प्रक्रम का त्रिकूट में संरचना अपन ने देख लिया, इसकी अवस्था हम देख रहे हैं। अवस्था का मतलब हो गया, पहले ये ऐसे इस अवस्था में हुआ, दूसरी अवस्था में हुआ, तीसरी अवस्था में हुआ, इस तरह से ये और विकसित हो गया। पहले फोल्ड ही बने थे, इसमें दशा हो गया था, बहुविनति की संकल्पना हम समझ रहे थे, तो इस तरह से ये वो था। फिर उसके बाद की अवस्था में ये पर्वत बन गया, फिर इसमें अपवर्तन शुरू हो गया, फिर इसमें अपवर्तन शुरू हो गया, ये कटना शुरू हो गया, कट के ये क्या बन गया, लगभग एक संप्राय मैदान बन गया। ये क्या बन गया, संप्राय मैदान बन गया। संप्राय मैदान बन गया। ये संप्राय मैदान बनने की वजह से, संप्राय मैदान बनने की वजह से इस संप्राय मैदान में ये तीसरी अवस्था है इसकी, आखिरी अवस्था है। तो पहला हमने संरचना देख लिया, किसी स्थलाकृति के निर्माण में संरचना देख लिया। अवस्था, तीन अवस्थाएं होगी, स्टार्टिंग अवस्था, दूसरी विकास की अवस्था और तीसरी संप्राय मैदान बनने की अवस्था। तो इस तरह से ये अलग अलग अवस्थाएं हो गई। तीसरा है प्रक्रम। प्रक्रम क्या होता है, प्रक्रम स्थलाकृति में परिवर्तन करने वाला बल होता है। इस बल के कारण, इस प्रक्रम के कारण मान लो बल इस तरह से लग रहा है,
तो ये ऐसे बनेगा। बल मान लो ऐसे लग गया डायरेक्ट ही, तो ये क्या ऐसे उड़ जाएगा, गुंबद टाइप का बन जाएगा। बल बल अलग से लग गया, स्थलाकृति कैसे बन रही है कि ये ज्वालामुखी आ गया और ये यहां पूरा फैल गया, तो इससे क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा, ये गुंबद बन जाएगी। ये गुंबद बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जो स्थलाकृतियां हैं वो अवस्था संरचना और प्रक्रम का प्रतिफल है। अवस्था, संरचना और प्रक्रम का प्रतिफल है। अवधि के बारे में भी बात करते हैं कौन, डेविस महोदय। अपर्दन चक्र क्या होता है, अपर्दन चक्र एक अवधि है। इस अवधि में एक स्थलाकृतिक रूप विकास होता है। सबसे पहले इसका विकास होता है, स्थलाकृति का विकास हो रहा है। विकास के बाद इसका अपर्दन शुरू हो रहा है। अपर्दन शुरू होने के बाद ये कटा होकर संप्राय मैदान में बन रहा है। इसमें एक लंबी अवधि चलती है ना, कि ये छोटी अवधि है, इसमें एक लंबी अवधि चलती है और इस लंबी अवधि की उसके कारण इसको अपर्दन चक्र में शामिल किया है उन्होंने कहा है कि भू-आकृतिक चक्र जो होता है, भू-आकृतिक चक्र होता है तो उसमें क्या होता है, एक संप्राय मैदान, संप्राय धरातल ऐसे एक भू-आकृति का रूप लेता है, फिर उसमें अपर्दन हो जाता है। उसमें कहीं कगार बन जाएगा, कहीं पे कटक बन जाएगा, कहीं पे भू अभिनति बन जाएगी। इस तरह से उसको भू-आकृतिक चक्र कहते हैं। तो एस एन डेविस महोदय ने ये बताया है। इसके बाद जो आगे की अवस्थाएं हैं वो हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों। ओके।